नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखपाल जी के टेस्ट का 9वां पार्ट, तो जिसमें मैंने पिछले पार्टों की तरह 20 क्वेश्चन कवर किए हैं और इन 20 क्वेश्चनों में आपके कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम व्यतीत किए हुए आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। जे.बी. कृपलानी जी थे भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अब यदि बात करें कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ, तो सबसे पहली बात माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। आप याद रखेंगे कैसे? माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछा जाता है अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। आप याद रखना अबुल कलाम आजाद थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। और भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे, याद रखना है आप, क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? भक्ति संत ने संदेश का प्रचार करने के लिए रामानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। रामानंद जी ने क्या किया था? हिंदी का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब याद रखना कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी क्या थे? कबीरदास जी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे और कबीरदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक ग्रंथ पूछा जाता है कौन सा था? बीजक। बीजक था। बीजक कबीरदास द्वारा लिखा गया क्या था? ग्रंथ था। और यदि यार बात करें दादू के बारे में, तो जो दादू थे तो ये भी पूछा जाता है कि दादू किसके शिष्य थे? तो दादू किसके शिष्य थे? रामानंद के। आप याद रखना रामानंद के शिष्य थे। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यदि बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास जो है तो ये अकबर के समकालीन थे और इनकी जो रचनाएं पूछी जाती हैं तो कौन सी हैं? रामचरितमानस पूछी जाती है, तो किसकी रचना है? तुलसीदास की है। और विनय पत्रिका पूछी जाती है। विनय पत्रिका किसकी पुस्तक है? तुलसीदास की पुस्तक है। सूरसागर, और यो तो सूरदास की। सूरदास के बारे में यदि यार बात करें तो सूरदास की पुस्तक कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सूरदास की पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तमिल। तमिल है संगम साहित्य की भाषा। यदि बात करें कि तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है तो वो किससे संबंधित है? तो वो जैन से संबंधित है। पूछा जाता है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। जैन से संबंधित है। और तमिल भाषा का जो वो शिल्पाधिकरण और मणिमेखलाई, शिल्पाधिकरण और मणिमेखलाई नामक जो गौरव ग्रंथ हैं तो वो किस धर्म से संबंधित है? ये पूछा जाता है। तो वो हिंदू धर्म से संबंधित है। आप याद रखना कौन कौन से? हिंदू धर्म में से। मैंने अभी आपको बताया जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और जो शिल्पाधिकरण और मणिमेखलाई ग्रंथ है तो वो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ये पूछा जाता है। और कोलप्पियम नामक जो ग्रंथ है जो तमिल भाषा में लिखा गया है तो वो किससे संबंधित है? तो वो ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलक्कपियम। तोलक्कपियम किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। और तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुल्लाप को तमिल का बाइबल कहा जाता है। किसे? तमिल का बाइबल किसे कहा जाता है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है
हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो हर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? हाँ, तो हर्ष के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्ष। अब यदि यार पुष्यभूति वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की? तो नरवर्धन ने। नरवर्धन ने इसकी स्थापना की, पुष्यभूति वंश की। और 606, आप याद रखना, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी, इन्होंने क्या बनाई? हर्षवर्धन ने थानेश्वर। ये पूछा जाता है हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में ये इन्होंने क्या किया कि राजधानी को कन्नौज ले गए। कहाँ ले गए? कन्नौज ले गए। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की, जो बाद में इन्होंने बनाई। पहले इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। और हर्ष का जो दरबारी कवि था, वो पूछा जाता है हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। आप याद रखना, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। और जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो वो कौन सी है? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक हर्षचरित। आप याद रखना, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हर्षचरित। और हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। कौन सी? परम भट्टाकर। आप याद रखना, परम भट्टाकर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने। और हर्ष के समय में चीनी यात्री ह्वेंगसांग भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री ह्वेंगसांग। और हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन ने जो पुस्तकें लिखी, तो मतलब जो नाटक लिखे, तो वो कौन कौन से लिखे? आप याद रखना, पूछा जाता है नागानंद। नागानंद किसके द्वारा लिखा गया? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। और रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया? ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा गया? ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। ये पुस्तकें भी पूछी जाती हैं हर्षवर्धन की, तीनों आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए? किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो किसने बनवाया था शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा में? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब राष्ट्रकूट वंश की यदि बात करें कि स्थापना किसने की, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। किसने की? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और राष्ट्रकूट की यदि राजधानी पूछी जाती है, बात करें कौन थे, तो ऑप्शन में लेके आ सकता है मनकिर और मान्यखेट या मनकिर। ये किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की। और एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। और राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त एवं जैन धर्म के भी उपासक थे। ये शैव के भी उपासक थे, वैष्णव के भी उपासक थे, शाक्त के भी उपासक थे, और जैन के भी उपासक थे, जो राष्ट्रकूट थे। और तलोक्कम का युद्ध जो हुआ था, तलोक्कम का युद्ध, आप याद रखना, तलोक्कम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट एवं चोलों के बीच। राष्ट्रकूट और चोल राजाओं के बीच में हुआ था तलोक्कम का युद्ध। और यदि बात करें कि कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल जो है, तो किस राजवंश को माना जाता है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति के काल? तो राष्ट्रकूटों के समय, राष्ट्रकूटों के राजवंश को माना जाता है। और आप याद रखना कि ये जो पंप है, पंप पौन्य रन्न, पंप पौन्य और रन्न, इनको क्या कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप पौन्य रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो किस मुगल इमारत में रखा है? दिल्ली के लाल किला का दीवाने-आम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, दिल्ली के लाल किले का दीवाने-आम। अब यदि बात करें कि मयूर सिंहासन बनवाया किसने, तो मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। और मयूर सिंहासन को 1739 में मयूर सिंहासन को नादिर शाह क्या किया? ईरान ले गया। नादिर शाह 1739 में मयूर सिंहासन को ईरान ले गया।
और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ये पूछा जाता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला था अंतिम मुगल बादशाह जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। और मयूर सिंहासन का यदि बात करें कि निर्माण किसने किया था, करवाया तो किसने किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया, पर लेकिन इसे बनाया किसने था, तो इसे बनाया था बादल खां ने। आप याद रखना, बादल खां ने इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो गुरिल्ला युद्ध विद्या में कौन एक पथ प्रदर्शक माना जाता है, शिवाजी के बाद। तो शिवाजी के बाद की यदि बात करें तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, बाजीराव प्रथम को माना जाता है इस शिवाजी के बाद सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक। अब यदि बात करें मराठा साम्राज्य के बारे में, क्योंकि शिवाजी मराठा साम्राज्य से संबंधित थे, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो शिवाजी ने की। शिवाजी ने क्या की, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। और शिवाजी प्रशासन में जो पेशवा होता था, तो पेशवा किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। और आप याद रखना कि शिवाजी के समय पड़ोसी राज्यों से कर लिया जाता था, जो भूमि कर लिया जाता था, तो उसे किस नाम से जाना जाता था, चौथ के नाम से, चौथ के नाम से जाना जाता था। जो पड़ोसी राज्यों से भूमि कर लिया जाता था उसे चौथ कहा जाता था। और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। किसे, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ में। आप याद रखना, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। और बाजीराव प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। क्या, लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार के नाम से किसे जाना जाता था, बाजीराव प्रथम को। और मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा था, तो वो कौन था, तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा रहा मराठा साम्राज्य का। और औरंगजेब ने शिवाजी को किस नाम से बुलाया था, तो औरंगजेब ने शिवाजी को, आप याद रखना, पहाड़ी चूहा और सायसी डाकू के नाम से बुलाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को किस नाम से बुलाया, पहाड़ी चूहा और सायसी डाकू की संज्ञा दी थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों। तो समताप मंडल को क्यों आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटना नहीं होती। इसमें कोई भी बादल या अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, वो मतलब वो साफ रहता है वायुमंडल में पूरा समताप मंडल का, तो इसीलिए उसे आदर्श माना जाता है। अब यदि बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारे तापमान में कमी होती है। तो किस तरीके से कमी होती है, जब हम 165 मीटर ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हमारे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। जैसे जैसे प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती चली जाती है क्षोभ मंडल में। और ओजोन मंडल क्या करता है कि ओजोन मंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे लोगों में त्वचा कैंसर को बचाता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है। और रेडियो तथा टेलीविजन का प्रसारण किस मंडल से होकर के होता है, किस मंडल से होकर तरंगे जाती हैं, तो आयन मंडल से। आप याद रखना, आयन मंडल से होकर के रेडियो एवं टेलीविजन की तरंगे जाती हैं। और मौसमी संबंधी घटनाएं या मौसमी संबंधी हलचल किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। आप याद रखना, क्षोभ मंडल में होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं, बरसात, आंधी तूफान जो भी होता है, तो ये सारी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो पारा सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, तो स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, पारा सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, स्पेन में किया जाता है। और कुछ देख लेते हैं मुख्य जो सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे चांदी के बारे में देखें तो चांदी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चांदी का, मैक्सिको। आप याद रखना, मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। यदि यार बात करें बॉक्साइट की, बॉक्साइट का सबसे ज्यादा किस देश में उत्पादित किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कोयला में कौन है नंबर 1 पे, तो कोयला और टंगस्टन दोनों में चीन है। कोयला एवं
टंगस्टन में, दोनों में क्या है, चीन प्रथम स्थान पर है। और जस्ता एवं यूरेनियम की बात करें, जस्ता एवं यूरेनियम की, तो जस्ता एवं यूरेनियम में प्रथम स्थान पर है कनाडा। आप याद रखना, जस्ता एवं यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, कनाडा है। और बात करें यदि यार थोरियम की, थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो थोरियम के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पर है, ब्राजील प्रथम स्थान पर है। और टिन के उत्पादन में बात करें कि टिन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो टिन में मलेशिया है, प्रथम स्थान पर कौन है, मलेशिया है। अब यदि यार बात करें कि तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तांबा, तो तांबा के उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पर है, कौन, चिली, चिली प्रथम स्थान पर है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए, कपास का रेशा पौधे के से प्राप्त किया जाता है, तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है, फल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, कपास का रेशा पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कपास कहाँ पे उत्पादित किया जाता है, तो यूएसए में, आप याद रखना, यूएसए में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में किया जाता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है भारत में। और कपास को और किस नाम से जाना जाता है, तो उजला सोना, आप याद रखना, उजला सोना के नाम से जाना जाता है कपास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिए, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, तो भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है, 36 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और यदि यार बात करें कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखना कि जो ये भारत है तो वो 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है भारत। आप दोनों याद रखना, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। और भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, बात करें यदि अगर, तो 2.42% है, 2.42% है संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल। और भारत की जनसंख्या बात करें यदि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.5% है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम किस क्षेत्र में पहुंचता है, तो पश्चिमी घाट में, सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून पश्चिमी घाट में पहुंचता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो आप याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और बिहार एवं बंगाल में जो मार्च अप्रैल में वर्षा हुआ करती है, तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो आम्र वर्षा, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है जब मार्च अप्रैल में बिहार एवं बंगाल में वर्षा होती है। और तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा होती है, तो किस मानसून के कारण होती है, तो वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। पूछा जाता है कि तमिलनाडु में शीतकालीन में वर्षा किस मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो लेह में, सबसे कम वर्षा लेह में होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में, आप याद रखना, मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है विश्व में। तो भारत में तो ऑलरेडी होगी सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में। और भारत में वर्षा का औसतन यदि पूछे कितना है, तो 118 सेंटीमीटर, भारत में वर्षा का औसत कितना है, 118 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिए कि कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, तो कौन सी मिट्टी को, काली मिट्टी, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इस वजह से उसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। अब यदि यार बात करें कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत की। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत में।
और काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी की बात आई तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। आप याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी में आप याद रखना किस तत्व की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की। किन पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। और अम्लीय मिट्टी में क्या होता है कि जो अम्लीय मिट्टी होती है तो उसमें किसका प्रयोग करके उसे फसल उगाने युक्त बनाया जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अम्लीय मिट्टी में किसका प्रयोग करके उसे फसल उगाने योग्य बनाया जाता है? तो आप याद रखना जिप्सम का। जिप्सम का प्रयोग करके अम्लीय मिट्टी को क्या किया जाता है? फसल उगाने योग्य बनाया जाता है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए तो सब कोई जानता है कि क्या किया जाता है? वन रोपण किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? वन रोपण किया जाता है। और लैटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो लैटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? तो इनमें से तो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं, किसी के समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं हुई। और यदि यार बात करें कि मुगल वंश की बात आई है, नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब मुगल साम्राज्य की यदि यार बात करें कि जो जैसे अकबर ने क्या किया कि अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल वंश से संबंधित कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी, आप इसे याद रखना। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दास प्रथा का अंत किसने किया? यदि यार बात करें तो दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। और कब किया था? 1562 में किया था। और दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना भी अकबर ने की। और कब की थी? 1582 में। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुस समद। ये प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के दरबार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शिमला समझौता कब हुआ? वह शिमला समझौता हुआ तो मतलब किसके किसके बीच में हुआ था? शिमला समझौता तो भारत और पाक के बीच में हुआ था शिमला समझौता। यदि यार बात करें और कि ताशकंद का समझौता कब हुआ? तो ताशकंद का समझौता हुआ था 1966 में। आप याद रखना, 1966 में ताशकंद का समझौता हुआ था। और यदि यार बात करें कि शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। और शिमला सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? तो मतलब जिन्हें बुलाया गया था तो वो कौन थे? बेबेल वायसराय बेबेल को बुलाया गया था। और याद रखना आप कि जो CR फार्मूला 1944 में प्रस्तावित किया गया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि CR फार्मूला कब प्रस्तावित किया गया? CR फार्मूला तो आप याद रखना इसे कि ये 1944 में प्रस्तावित किया गया था। और यदि बात करें कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो सही अर्थों में किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध के समय हुआ था। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी अविजेता रहा, मतलब इब्राहिम लोदी युद्ध हार गया। तो वहीं से क्या हुआ कि सही अर्थों में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 से। और यदि बात करें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें क्या हुआ था? अकबर विजयी रहा था और हेमू मारा गया था। अब यदि बात करें कि हेमू का वध किसने किया था? तो हेमू का वध किया था बैरम खां ने।
बैरम खां ने हेमू का वध किया था। अब यदि बात करें कि बैरम खां कौन था, तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कौन? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और ऋग्वैदिक पशुओं के देवता की बात करें कि कौन थे, तो पशुओं के देवता थे पूषण। आप याद रखना, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। और आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आप याद रखना, इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। और व्यापार के लिए जो दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति होता था, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पड़ी कहा जाता था। आप याद रखना, उसे पड़ी कहा जाता था, जो व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जो व्यक्ति जाता था। और आर्यों का यदि बात करेंगे, प्रिय घोड़ा कौन था? तो वो प्रिय पशु, तो वो घोड़ा था। सॉरी, मैंने घोड़ा बोल दिया। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो वो घोड़ा था। और आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु कौन सी थी? वो धातु कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। लोहा थी, जिसे श्याम आयस के नाम से जाना जाता था। क्या? श्याम आयस। श्याम आयस कहा करते थे वो लोग, उन्होंने लोहा की खोज की थी। और ऋग्वैदिक में उल्लेखित जो नदियां हैं, तो उन सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो आप याद रखना, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वैदिक में। ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदियां हैं, तो उनमें सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मतलब किसने कराया कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का? तो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। फिरोज तुगलक ने क्या किया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। अब बात करें यदि यार कुतुब मीनार के जो निर्माण की योजना थी, तो वो किसके समय रखी गई? तो किसके समय बनना शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शुरू हुई थी 1199 में। कब? 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शुरू हुई थी। और इसका यदि यार बात करें कि निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य को पूरा कराया। और ये यदि यार बात करें कि ये कुतुब मीनार बनाई क्यों गई थी, किसके लिए बनाई गई थी, तो यह मीनार मुअज्जम के लिए बनाई गई थी, जो इस पर मुसलमानों की नमाज के लिए एकत्र करने की आज़ादी दिया करता था। जो आज़ादी दिया करता था, तो उसके लिए कुतुब मीनार बनाई गई थी, मुअज्जम के लिए। और कुतुब मीनार में कुल कितनी सीढ़ियां यदि यार बात करें, तो 375 सीढ़ियां हैं कुतुब मीनार में। और इसमें यदि यार बात करें कि आधार इसका कितने फीट का है, तो इसका जो आधार है का व्यास है, वो कितने फीट का? 46 फीट का। 46 फीट का आधार का व्यास है। और यदि यार बात करें कि शिखर का व्यास कितने फीट का है, तो वो 10 फीट का है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 10 फीट का है शिखर का व्यास। और ये बनी कहाँ पर है? तो दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली के महरौली में स्थित है कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित है? तो किन आदिवासियों से संबंधित है? उरांव। उरांव, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। उरांव से संबंधित है ताना भगत का विद्रोह। अब यदि बात करें कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आप याद रखना, सिद्धू एवं कान्हू ने। किसने किया? सिद्धू एवं कान्हू ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। यदि यार बात करें कि सिंह फोर्स आंदोलन जो हुआ, तो वो कहाँ पर हुआ? तो सिंह फोर्स आंदोलन आप याद रखना, असम में हुआ था। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको वो कवर करा रहा हूँ। सिंह फोर्स आंदोलन कहाँ पर हुआ? असम में हुआ था। और कब हुआ था? 1830 में। 1830 में हुआ था। यदि यार बात करें कि जो कुकी विद्रोह का जो मुख्य कारण था, तो वो क्या था? तो शोषण और उत्पीड़न। आप याद रखना, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध था। और ये हुआ कहाँ पर था? तो आप याद रखना, मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में हुआ था कुकी विद्रोह। अब यदि यार बात करें कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता था बुद्धो। आप याद रखना, बुद्धो कोल विद्रोह का मुख्य नेता था। और कोल आंदोलन से कौन सा क्षेत्र में प्रभावित हुआ था? तो कोल आंदोलन से छोटा नागपुर का पठार। कौन? छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, वो प्रभावित हुआ था। और रंपा विद्रोह की बात करें यदि यार, कि रंपा विद्रोह कब हुआ, तो ये 1879 और 80 में हुआ था। 1879-80 में हुआ था। और इसका प्रमुख कारण क्या था? झूम की खेती पर प्रतिबंध। झूम की खेती पर प्रतिबंध।
झूम की खेती पर प्रतिबंध के लिए रंपा विद्रोह किया गया था 1879-80 में। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता है। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है हमारे मूल अधिकारों को। यदि यार बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं तो वो लिए कहाँ से गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है भारतीय संविधान में? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख किया गया है। यदि यार बात करें कहाँ पर? भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में। और भारत में और बात करें नागरिकता के संबंध में तो एकल नागरिकता है, आप याद रखना एकल नागरिकता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है नागरिकता का। और यदि यार बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो संविधान की आत्मा कहा भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और यदि यार बात करें कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। और इसे भारतीय संविधान में कहाँ पर रखा गया है? तो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन उसे मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।